अगर कहानी की बात करें तो जैक हॉल एक जीवाश्म विज्ञानी है जो दो सहयोगी फ्रैंक और जेसन के साथ अंटार्कटिका में एक अभियान पर है जो नोवा के लिए लार्सन आइस शेल्फ पर बर्फ के और नमूनों के लिए ड्रिलिंग कर रहा है। बर्फ की चट्टान अचानक महाद्वीप के बाकी हिस्सों से टूट जाती है और जैक लगभग मरते मरते बचता है। जैक ने नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग पर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। जैक ने पाया कि 10,000 साल पहले ग्लोबल वार्मिंग ने पृथ्वी की जलवायु को हिमयुग में बदल दिया था। जैक का कहना है कि अगर इंसानों ने वातावरण को प्रदूषित करना बंद नहीं किया तो शायद अब से 100 से 1000 वर्षों में ऐसा दोबारा हो सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति सहित अधिकांश राजनयिक जैक के सिद्धांत से सहमत नहीं है। सम्मेलन में जैक की मुलाकात स्कॉटलैंड के हैंडलेड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर के प्रोफेसर टेरी एप्सन से होती है जो दुनिया की समुद्री धाराओं पर नज़र रखता है। टेरी ने जैक को बताया कि ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से महासागर में ताज़ा पानी आ गया है और नमक के स्तर का संतुलन कमज़ोर हो गया है जिससे समुद्री धाराओं का तापमान 13 डिग्री गिर गया है। आगे कहानी में दिखाते हैं कि उत्तरी अटलांटिक में दो प्लव एक साथ समुद्र के तापमान में भारी गिरावट दिखाते हैं और एप्सन ने निष्कर्ष निकाला है कि ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से उत्तरी अटलांटिक में धारा बाधित होने लगी है। वह जैक को बुलाता है जिसका पूरा जलवायु मौसम मॉडल जलवायु परिवर्तन का पुनर्निर्माण डेटा रखता है जो पहले हिमयुग का कारण बना था। यह भविष्यवाणी करने के लिए क्या होगा। जैक का मानना था कि घटनाएं 100 या 1000 साल तक नहीं होगी, लेकिन वह फ्रैंक, जेसन और नासा के मौसम विज्ञानी जेनेट टोकाडा ने अपने रेप्सन और टोकाडा के डेटा के साथ एक पूर्वानुमान मॉडल बनाया। आगे कहानी में दिखाते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी जलवायु प्रणाली सबसे खराब स्थिति में बदलती है। टोक्यो सॉफ्ट बॉल आकार के ओलावृष्टि से प्रभावित है। इस बीच जैक का बेटा सैम अपने दोस्तों ब्रायन और लोरा के साथ एक एजुकेशनल कंपटीशन में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क शहर में है जहां उनकी दोस्ती जेडी नाम के एक स्टूडेंट से भी होती है। कंपटीशन के दौरान मौसम बहुत खराब हो जाता है, तेज हवाओं और बाढ़ वाली बारिश के साथ हिंसक भी हो जाता है। सैम ने अपने पिता को फ़ोन किया और घर जाने के लिए अगली ट्रेन से आने का वादा भी किया। जैसे ही 3 हवाई दल हेलीकॉप्टर स्कॉटलैंड के बालमोर कैसल से ब्रिटिश शाही परिवार को निकालने के लिए उड़ान भरते हैं, वे एक बहुत बड़े तूफान जैसे सुपरस्टॉर्म की आंख में प्रवेश करते हैं जिससे तापमान 150 डिग्री फ़ारेनहाइट गिर जाता है, जिससे उनकी ईंधन लाइनें और रोटर जम जाता है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और उसमें सवार सैनिक शीघ्र ही जमकर मर जाते हैं। जैसे ही मैनहट्टन में तूफान बदतर होता है, लगभग 40 फीट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की लगभग आधी ऊंचाई का तूफान द्वीप को प्रभावित करता है जिससे बड़ी बाढ़ आती है। सैम और उसके दोस्त न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में शरण लेने में सक्षम है। जैसे ही वे सामने के दरवाजे की ओर बढ़ते हैं तब लोरा के पैर में चोट लग जाती है, लेकिन वह चोट को नज़रअंदाज करती है और एक महिला और उसके बच्चों को बाढ़ वाली टैक्सी से बाहर निकलने में मदद करती है। जैक राष्ट्रपति को एक बुरी खबर देता है कि पृथ्वी एक नए हिमयुग में प्रवेश करने से पहले वर्षों का उसका अनुमान अब कुछ दिनों तक कम हो गया है। जैक ने राष्ट्रपति को दक्षिणी राज्यों से सभी लोगों को मेक्सिको ले जाने की सलाह दी क्योंकि उत्तरी राज्यों से लोगों को निकालने के लिए बहुत देर हो चुकी है। उपराष्ट्रपति का कहना है कि वह जैक के कथित व्यंग्य से खुश नहीं है और जैक अपने बेटे को खोजने के लिए न्यूयॉर्क चला जाता है। उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका में बचे लोगों को दक्षिण की ओर भागने के लिए मजबूर किया गया है। कुछ अमेरिकी अवैध रूप से सीमा पार करके मेक्सिको में प्रवेश कर रहे हैं। जैक, फ्रैंक और जेसन के साथ अपने बेटे को खोजने के लिए मैनहट्टन के लिए रवाना होता है। उनका ट्रक फिलाडेल्फिया के ठीक पहले एक बर्फ से ढके ट्रैक्टर ट्रेलर से टकरा गया, इसलिए सब लोग चल के जाने का फैसला करते हैं। यात्रा के दौरान फ्रैंक बर्फ से ढके शॉपिंग मॉल की कांच की छत से गिर जाता है। जैसे ही जेसन और जैक फ्रैंक को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, उनके नीचे का कांच शीशा टूटता रहता है। फ्रैंक ने रस्सी काटकर अपना बलिदान दे दिया और गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। लाइब्रेरी के अंदर सैम अपने पिता के बताए अनुसार सभी लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह देता है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते।
और जो छोटा समूह बच जाता है वो घर रहने के लिए किताबें जलाता है। लॉरा को पैर में लगी चोट के कारण वो बेहोश हो जाती है। उसकी चोट सेप्टिक बन जाती है, इसलिए सैम, ब्रायन और जेडी को एक रूसी मालवाहक जहाज में पेनिसिलिन की खोज करनी होगी और न्यूयॉर्क चिड़ियाघर से भागे हुए भेड़ियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है। तभी उत्तरी अमेरिका की महातूफान की नज़र 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान के साथ शहर के ऊपर से गुजरने लगती है और पूरे न्यूयॉर्क शहर का 37 ठोस इमारतें और समान रूप से जमने लगता है। तीनों दवा, भोजन और आपूर्ति के साथ लाइब्रेरी में लौट आते हैं और सुरक्षित हो जाते हैं। भीषण ठंड के दौरान जैक और जैसन एक खाली पड़े हुए रेस्तरां में आश्रय लेते हैं। वे अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं और अंततः न्यूयॉर्क शहर में पहुंच जाते हैं। वे बर्फ में दबी हुई लाइब्रेरी को ढूंढते हैं, लेकिन सैम के समूह को जीवित पाते ही खुश हो जाते हैं। मेक्सिको में शरण लिए हुए राष्ट्रपति ने खोज और बचाव टीमों को अन्य बचे लोगों की तलाश करने का आदेश दिया और UH-60 ब्लैक होल हेलीकॉप्टर उड़ा रहे अमेरिकी सेना के सैनिकों द्वारा उन्हें बचाया जाता है। मैनहट्टन के गगनचुंबी इमारतों के शीर्ष पर कई और समूह पाए गए हैं, उन्हें भी बचाया गया है। फिल्म का समापन 2 अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी को देख के साथ होता है, जिसमें उत्तरी गोलार्ध का अधिकांश भाग बर्फ से ढका हुआ है, जिसमें दक्षिणी राज्यों के उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है और प्रदूषण में बड़ी कमी देखी गई है। ऐसे ही मज़ेदार मूवी को देखने और जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।